गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस में क्लास 8 का चैप्टर 1 का स्टडी करेंगे। ये है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे क्रॉप्स, फूड फॉरम एनिमल्स, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें एनर्जी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और हम यह भी जानते हैं कि पौधे जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, परंतु दूसरी तरफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट पर अपने भोजन के लिए। तो इसलिए हमें एग्रीकल्चर की आवश्यकता होती है, खेती की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम तो अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि एग्रीकल्चर है क्या। तो एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट एंड रेयरिंग एनिमल फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल पर्पसेस। एग्रीकल्चर वह प्रैक्टिस है जिसके द्वारा हम प्लांट और एनिमल्स को ग्रो कराते हैं भोजन और कपड़े के लिए। इसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारे यूजफुल पर्पसेस होते हैं। अब हमको जानना है क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स है क्या? तो जब हम एक लार्ज फील्ड में एक किस्म के बहुत सारे पौधे को ग्रो कराते हैं भोजन और कपड़े के लिए, तो इसे ही हम क्रॉप्स कहते हैं। यानी when the plants of same kinds are grown on a large scale in a large field for food and clothing are called crops. For example, हम लोग एक तरह के प्लांट्स जो लगाते हैं लार्ज स्केल इन द लार्ज फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, मेज, etc. तो ये एग्जाम्पल के रूप में हम लोग सीरियल्स के रूप में यानी अनाज के रूप में व्हीट, राइस, मेज लगाते हैं। पल्सेस के रूप में मूंग, उड़द, अरहर, ग्राम ये सब लगाते हैं। फ्रूट के रूप में एप्पल, मैंगो, गुआवा ये सब लगाते हैं। अब हमको यही देखना है कि ये क्रॉप्स कितने तरह के होते हैं। तो मुख्यतः हमारे देश में ये जो क्रॉप्स होते हैं इसे हम लोग डिवाइड किए हैं, क्लासिफाइड किए हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, एंड दूसरा है पर्पसेस एंड सीजन। पहला है कि हम उसका कहाँ क्या यूज करते हैं, उसका यूज करने का तरीका क्या है, और दूसरा है सीजन, पर्पसेस एंड सीजन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूजेज के बारे में। तो ये जो यूजेज एंड पर्पसेस है तो इसको भी दो कैटेगरी में बांटे हैं, फूड क्रॉप एंड क्रैश क्रॉप। तो फूड क्रॉप है क्या? तो फूड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन सेटिस्फाइड फूड नीड ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, पल्सेज, मेज, बार्ली, फ्रूट, वेजिटेबल, etc. यानी वह फूड क्रॉप जिसे हम अपने भोजन की ज़रूरत के लिए लगाते हैं, अपनी ये जो हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसकी भोजन की पूर्ति के लिए लगाते हैं, तो उसे हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। इसमें जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी पल्सेज वगैरह हैं, ये सब है। सेकेंड है क्रैश क्रॉप। तो क्रैश क्रॉप आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस एज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। क्रैश क्रॉप क्या है? तो ये क्रैश क्रॉप हम उसे कहेंगे कि इसको हम लोग कमर्शियल पर्पस के लिए लगाते हैं, या किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में उसको रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ के रूप में हम उसे वहाँ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, etc. अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के अनुसार भी हम लोग ये पौधे को दो भाग में ही बांटते हैं। जिस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप यूजेज एंड पर्पसेस के रूप में बांटे, उसी तरह हम लोग इसे सीजन के रूप में भी बांटते हैं।
तो सीजन के अनुसार ये जो क्रॉप होता है ये दो तरह का होता है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है, तो वैसे क्रॉप्स जिसे हम जून से सितंबर तक, जून में लगाते हैं और सितंबर तक इसकी कटाई होती है, सितंबर अक्टूबर तक, तो उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेज, शुगर कैन, पैडी, कॉटन, ग्राउंडनट ईटीसी। दूसरा जो रबी क्रॉप है, तो ये रबी क्रॉप को हम लोग हमारे इंडिया में ये विंटर सीजन में हम लोग इसको ग्रो कराते हैं। ये इसकी बुआई जो है हम लोग अक्टूबर में करते हैं और इसकी कटाई हम लोग मार्च में करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राम, मस्टर्ड, व्हीट, पी, लिनसीड, ईटीसी। अब हमको देखना है कि ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है इसमें इसके बेसिस प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो हम इसे जानेंगे। पहले बेसिस प्रैक्टिसेस क्या है या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है। तो द स्टेप इम्प्लीमेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस सेफ, हेल्दी एंड गुड क्वालिटी फूड आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। यानी हम वह स्टेप उठाते हैं इम्प्लीमेंट के द्वारा क्रॉप प्रोडक्शन से पहले, जिससे कि हमारा जो उसमें हम प्लांट ग्रो कराएं, जो उसमें हम लोग क्रॉप लगाएं, वह क्रॉप सेफ रहे, स्वस्थ रहे और उससे जो हम लोग को भोज्य पदार्थ मिले वह गुड क्वालिटी का हो। तो इसे हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। अब ये जो है द बेसिस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कैन बी लिस्टेड एज गिवन बिलो। इसके भी कुछ अब कौन कौन सा उसमें हम लोग प्रैक्टिस का यूज करेंगे। तो फर्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन, सेकेंड है सीड सिलेक्शन, थर्ड है सोइंग सीड्स, फोर है रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, फिफ्थ पॉइंट है इरिगेशन, सिक्स पॉइंट है क्रॉप प्रोडक्शन, सेवन है हार्वेस्टिंग एंड एट है स्टोरेज। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है सॉइल प्रिपरेशन, यानी हम पहले कैसे मिट्टी का चुनाव करेंगे और मिट्टी को हम लोग अच्छी तरह से बनाएंगे जिसमें भी कि कोई भी क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो करे। तो इसके लिए भी हम लोग सॉइल प्रिपेयर्ड करते हैं और इसमें भी दो तरह का स्टेप आता है सॉइल को प्रिपरेशन करने के लिए। ये है प्लगिंग एंड लेवलिंग। अब हमको जानना है प्लगिंग क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग एंड टिलिंग। यानी वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग मिट्टी को कोड़ देते हैं और ढीला कर देते हैं, लूज कर देते हैं, तो इसे ही हम लोग प्लगिंग और टिलिंग कहते हैं। ये प्लगिंग और टिलिंग करने से इससे क्या होता है कि सॉइल को मदद होता है फर्टाइल होने में। उसके ऊपरी जो सरफेस है उसकी जो सॉइल होती है वह अच्छी तरह से फर्टाइल हो जाती है, वह मिट्टी ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, जिससे उसमें पानी को रोकने का भी क्षमता रहता है और हवा भी उसमें ज़्यादा मिल सकता है, जिससे वह हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से ग्रो करेगा। इसके साथ साथ जब वह मिट्टी ढीली हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, तो उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं इंसेक्ट वगैरह भी, बहुत सारे कीट वगैरह भी, बहुत सारे एनिमल्स ग्रो करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि इस तरह की सॉइल में मुख्यतः अर्थवॉर्म ग्रो करता है और ये हम अर्थवॉर्म क्या करता है कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देता है। इसलिए हम लोग इसे फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं, क्योंकि द अर्थवॉर्म हेल्प इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल as they also help in loosening and turning the soil। अर्थवॉर्म को हम लोग क्यों कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, क्योंकि ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी पावर, उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है, उसे लूज रखता है, टर्न करता है सॉइल को, और जिसके कारण वहाँ की फर्टिलिटी पावर बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो हम लोग ये प्लगिंग किए, तो ये प्लग क्या है, तो ए प्लग इज ए कॉमन एग्रीकल्चरल टूल विच इज यूज्ड फॉर टीलिंग ऑफ द सॉइल। प्लग एक क्या है, तो ये एक एग्रीकल्चरल टूल है जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में हल कहते हैं। तो ये हल है और ये क्या करता है हल कि हमारी मिट्टी को ढीली कर देता है, उसको लूज कर देता है। ये प्लग जो है ये पहले पुराने समय में ये बैल के द्वारा चलता था, लेकिन अब यही हल
जो है ये लकड़ी के जगह ये आयरन का हो गया। पहले लकड़ी का बनता था, अब ये आयरन का हो गया और इसे ट्रैक्टर वगैरह के द्वारा चलाया जाता है। अब ये जो न्यू किस्म का जो ये प्लग आया तो इसे हम हो या कल्टीवेटर भी कहते हैं। तो हो का भी यूज हम कहाँ करते हैं, तो लूजनिंग एंड टिलिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड, जो उसमें अनचाहा अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको वह उखाड़ फेंकता है। उसी तरह कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर भी मॉडर्न टूल फॉर टिलिंग द लैंड। ये भी आज का आधुनिक हल है जिसके द्वारा आसानी से हम खेतों की जुताई कर सकते हैं। ये कैसे रहता, कहाँ रहता है, तो ये किसी ट्रैक्टर के द्वारा अटैच रहता है और वो उसी ट्रैक्टर के द्वारा ये काम करता है। अब सेकेंड आ गया लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही खेतों की जुताई होती है, यानी आफ्टर टिलिंग, खेतों की तो जुताई हो गई लेकिन उसकी मिट्टी जो है अनइवन होती है, यानी उबड़ खाबड़ होती है। अब उसे कैसे बराबर किया जाए, तो इसके लिए हम लोग लेवलिंग करते हैं। ये लेवलर है क्या, तो ये लेवलर विच इज जनरेटेड ए वुडन और आयरन प्लंक इज यूज टू लेवल द सॉइल। ये लेवलर जो है ये मुख्यतः लकड़ी का या आयरन का एक टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा टाइप का होता है जिसे मिट्टी के ऊपर चलाया जाता है। तो यह मिट्टी को क्या कर देता है, लेवल कर देता है। इसे हम अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में इसे चौकी देना भी कहते हैं। ये क्या कर देता है कि जो जोतने के दरमियान जो बड़े बड़े मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं उसको यह क्रम कर देता है, यानी तोड़ देता है और उसको छोटा छोटा टुकड़ा में या पाउडर लाइक सॉइल को बना देता है। और इससे जो है हमें उस खेत में पटामन की जो सुविधा होती है उससे बहुत अच्छा होता है। मैंने हमको लोग को इरिगेशन पर्पसेस के लिए बड़ी आसानी होती है। अब हम लोगों को देखना है सिलेक्शन ऑफ सीड, हम बीज का कैसे चुनाव करें। तो ये तो हम लोग जानते हैं किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए सबसे पहले सीड का सिलेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि हम यदि हेल्दी सीड देंगे तो इससे हमें गुड क्रॉप मिलेगा। लेकिन यदि अनहेल्दी जैसा तैसा यदि हम लोग सीड ग्रो कराते हैं तो इससे प्लांट का जो क्वालिटी होगा ये गुड नहीं होगा, जो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो भी कम मिलेंगे और डिजीज़ फ्री नहीं हो सकते हैं, उन्हें बहुत सारे डिजीज़ लगा हुआ हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें इसका चुनाव करना चाहिए। तो कैसे चुनाव करेंगे, तो द सीड आर सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट। जब हम सीड का चुनाव करें तो उसके लिए हमें इतने सारे पॉइंट को दिमाग में रखना है। पहला क्या है, तो द सीड आर ऑफ द क्रॉप टू बी ग्रोन अकॉर्डिंग टू द सीजन। हम जो सीड का चुनाव कर रहे हैं वह जिस सीजन में हम लगाने जा रहे हैं उसके अनुसार यह है कि नहीं। दूसरा है कि यह मुख्यतः यह हाई यील्डिंग वेराइटी का होना चाहिए, यानी जब हम इसे ग्रो कराएं तो इससे हमें बहुत सारा क्रॉप का प्रोडक्शन हो। तीसरा पॉइंट हो कि ये डिजीज़ फ्री हो, यानी वह सीड में किसी भी तरह का डिजीज़ लगा हुआ नहीं हो। और फोर्थ पॉइंट जो है ये फोर्थ पॉइंट जो है ये हमें बताता है कि ये ऐसा सीड हो कि ये आसानी से जर्मिनेट कर जाए, यानी उसे जर्मिनेशन में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब प्रिकॉशन के लिए एज ए प्रिकॉशन, ये सब प्रिकॉशन के लिए जब हम सीड का सिलेक्शन करते हैं तो उससे वह कैसा होना चाहिए, तो वह ट्रीटेड किया हुआ होना चाहिए फंजीसाइड से। और फंजीसाइड्स में ट्रीटेड किया हुआ होना चाहिए ताकि ये केमिकल यूज किया हुआ जो रहता है यह जब वो सीड को हम ग्रो कराएं तो इसमें किसी भी तरह का फंजाई नहीं लग सकता है। अब हम तो देखें सीड का सिलेक्शन कर लिए, अब हम देखें सोइंग सीड, यानी कैसे हम सीड को बोएं। बोने का भी तरीका होना चाहिए। तो सीड के सिलेक्शन के बाद हम उसे बोते हैं तो इसे हम लोग सोइंग कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग, यानी सोइंग प्रोसेस में हम सीड को कहाँ डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, जिसे हम सोइंग कहते हैं। ये सीड को बोने का भी दो तरीका होता है। ये फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग एंड सेकेंड है ट्रांसप्लांटिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं
कि बड़े से फील्ड में हम लोग सीड को छीट छीट करके हम लोग इसको डाल देते हैं और उसमें जो है बहुत सारा प्लांट निकलता है और फिर उसे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ वहाँ निकलता है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से हम लोग उखाड़ करके, जहाँ कम जर्मिनेट किया है वहाँ हम लोग लगा देते हैं। तो ये जो हम लोग काम करते हैं इससे ये एक टूल्स के द्वारा करते हैं जिसे हम लोग सीड ड्रिल्स कहते हैं। ये माउंटेड होता है एक कंटेनर का, यानी बना हुआ एक कंटेनर का रहता है जिसके द्वारा हम लोग ऐसा करते हैं। सेकेंड है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या है? तो इन ट्रांसप्लांटिंग द सीड आर सोन इन नर्सरी। ये ट्रांसप्लांटिंग का जो सीड जो हम लोग लगाते हैं ये एक तरह का नर्सरी तैयार करते हैं। ये ऐसा नर्सरी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे एक छोटे जगह में ही बहुत सारे सीड को डाल देते हैं, उसे पानी हवा दोनों वहाँ मिलता है, वह अंकुरित जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद यंग प्लांट और सेपलिंग तैयार होता है। अब इस सेपलिंग को हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसे उखाड़ लेते हैं और उखाड़ने के बाद फिर किसी दूसरे जगह में दूरी पर उसे हम लोग लगा देते हैं, जिसे हम लोग अपने आसपास के एरिया में भी देखते हैं आराम से, जिसे हम लोग मोरी कहते हैं। और ये उसे उखाड़ करके, जैसे ये मुख्यतः हम लोग पैडी फील्ड में करते हैं राइस के लिए, उसको एक जगह कहीं लगा देते हैं नर्सरी के रूप में, फिर उसे जब थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे उखाड़ लेते हैं और उखाड़ने के बाद उसे कहीं अलग बड़े से फील्ड में लगाते हैं। अब हम लोग को देखना है कि जो हमारे सॉइल की में जो न्यूट्रिएंट्स पावर घट गया, कम हो गया, तो हम इसे पुनः कैसे वहाँ उस मिट्टी में हम लोग रिप्लेसिंग करेंगे न्यूट्रिएंट्स का। तो इसके लिए क्या होता है कि और ये नहीं करेंगे, उसको सही रूप से न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो वह प्लांट प्रॉपर रूप से वो बढ़ेगा नहीं, हेल्दी क्रॉप नहीं होगा, जितना हमको चाहिए उससे फूड प्रोडक्ट उतना मिल नहीं पाएगा। तो उसकी फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए, यानी वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ दो तरह का तरीका अपनाते हैं। पहला है नेचुरल मेथड और बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स। ये दो तरह से हम लोग इसको इसकी न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। तो नेचुरल मेथड क्या है ये? तो नेचुरल मेथड दैट कैन बी फॉलोड इन टू इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये नेचुरल मेथड जो है ये वहाँ की फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देता है, इम्प्रूव कर देता है। तो इसे भी हम लोग कई एक कैटेगरी में बांटे हैं, जैसे है फैलो लैंड, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये तीन है। तो ये हम लोग देखेंगे फैलो लैंड क्या है। तो फैलो लैंड मीन्स द लैंड इज लेफ्ट वैकेंट, यानी कि हम लोग कुछ दिन तक किसी क्रॉप को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उस खेत को कुछ दिन तक इसी तरह छोड़ देंगे। तो उससे क्या होता है कि वहाँ की फर्टिलिटी पावर बरकरार रह जाती है। तो इसे हम लोग फैलो लैंड कहेंगे। सेकेंड है क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है कि हम अल्टरनेटिव सीजन में अलग अलग तरह के कभी हम लोग जैसे सीरियल्स लगाए तो कभी हम लोग पल्सेस लगा देंगे। इस तरह से हम बदल बदल करके वहाँ प्लांट लगाएंगे, क्रॉप लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि वहाँ की फर्टिलिटी पावर बरकरार रहेगी। क्योंकि जो हम लोग वहाँ लेग्यूमिनस प्लांट लगाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स होता है छिमीदार पौधे। तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और ये नोड्यूल्स जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। तो इससे वहाँ की क्या हो जाती है, फर्टिलिटी पावर सॉइल की बढ़ जाती है। थर्ड है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब हुआ कि किसी एक लैंड में ही हम मिक्स करके क्रॉप को लगाएं, तो जिससे कि वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी पावर बनी रहे। अब हमको देखना है इसी का सेकेंड पॉइंट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी हम अपने सॉइल में उसकी फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए, उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे। तो ये मैन्योर है क्या? तो मैन्योर जो है ये नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि हमारी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करता है।
ये बनाता कैसे है? तो ये बना हुआ होता है प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट जब डिकम्पोज होते हैं, सड़ते गलते हैं, तो उससे यह तैयार होता है। और ये मैन्योर जो है ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी सॉइल में बढ़ाता है, यानी यदि हम खेत में डाल दें तो वहाँ पानी को रोक कर रखने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, जिससे कि वहाँ टॉक्सिक फॉर द नेचुरली इट इज़ नॉट टॉक्सिक फॉर द सॉइल, ये मिट्टी को किसी भी तरह से ये पॉइजनस नहीं बनाता है। इस मैन्योर को हम लोग अपने साधारण बोलचाल की भाषा में देखा जाता है कि हम लोग घर के बगल में ही अपने कूड़ा करकट को एक जगह जमा करते हैं, चाहे वह एनिमल वेस्ट हो, एनिमल डंग हो, या उस एनिमल्स का भोजन जो बचा खुचा हो उसे एक जगह डालते हैं, जिसे हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में गनौरा बोलते हैं। ये मैन्योर ही होता है, जिससे हम यदि खेत में डालते हैं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पावर बढ़ जाती है। अब हमको देखना है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या है? तो फर्टिलाइजर जो है ये मैनमेड केमिकल सब्सटेंस है, मैनमेड केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देता है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। और इसमें कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, और ये भी एक फर्टिलाइज़र है। ये सब जो जिसमें रहता है ये फर्टिलाइज़र है NPK, यूरिया, पोटास एंड सुपर फॉस्फेट। इसको यदि हम सॉइल में डालते हैं तो ये वहाँ की फर्टिलिटी पावर को, उपजाऊ क्षमता को क्या करता है? बढ़ा देता है। अब हमको देखना है एरीगेशन। एरीगेशन का मतलब होता है पटावन। तो जब पौधे को हम लगाए हैं तो उसे पानी की आवश्यकता होती है, और ये पानी जो है उसे कहाँ से मिलेगा? तो ये पानी प्रोवाइड कराता है सॉइल। तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप एट रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड एरीगेशन, यानी वह प्रोसेस जिसके द्वारा क्रॉप को टाइम पे पानी मिलता है, इसे ही हम पानी दिया जाता है, इसे ही हम एरीगेशन कहते हैं। और ये वाटर का जो क्वांटिटी होता है ये टाइम पे इंटरवल करके दिया जाता है, और किस तरह का क्रॉप लगा हुआ है उसके अनुसार उसे पानी दिया जाता है। द इरिगेशन कैन बी रेनफेड और एसर्ड। रेनफेड इरिगेशन means water is provided to crop by rain only, and acid irrigation means water is provided to crop by human effort। यह इरिगेशन भी दो तरह का होता है। पहला है रेनफेड इरिगेशन। रेनफेड इरिगेशन का मतलब होता है कि वह क्रॉप को पानी कहाँ से मिल रहा है? तो बारिश का पानी से उसकी पटावन हो रही है, तो इसे हम रेनफेड इरिगेशन कहते हैं। सेकेंड है एश्योर्ड इरिगेशन। इसका मतलब होता है कि हम उसको वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं ह्यूमन के द्वारा, यानी हम उसे कहीं ना कहीं से ट्यूबवेल से, मोटर से वाटर को दे रहे हैं, तो इसे हम लोग एश्योर्ड इरिगेशन कहते हैं। तो ये इरिगेशन भी कई एक तरह का होता है। जैसे यहाँ है सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी पुराने समय में लोग कैसे पटावन करते थे। तो पुराने समय में लोग कई एक मेथड से पटावन करते थे। वह था मोट, चैन पंप, ढेकली एंड रेहट। तो ये मोट क्या है? तो इस मेथड के द्वारा क्या होता था कि कुआं से, बड़े बड़े वेल होते थे, कुआं होते थे, और उसमें गन्नी बैग यानी कि जूट का बैग होता था, उसे बाल्टी की तरह बना करके लोग उसको पानी में डुबाते थे और फिर ऊपर खींचते थे। माने किसी मनुष्य के द्वारा ये होता था, और फिर उसको नीचे गिराते थे। इस तरह से क्यारी बना करके पानी को अपने खेत तक ले जाते थे। इसे हम लोग पुली सिस्टम भी कहते हैं। सेकेंड है चैन पंप। इस मेथड में चैन को अटैच किया जाता था बाल्टी और व्हील विथ ए बकेट ट्राइड एट वन एंड। इसके एक ये में छोर में हम लोग एक बाल्टी को टांग दिया जाता था, और इसी से चैन के द्वारा ही उसको ऊपर खींचा जाता था, रोटेट करके बाल्टी को ऊपर, और उसमें पानी भरा हुआ होता था, फिर उसे वह नीचे गिराया जाता था।
थर्ड है ढेकली। ढेकली क्या है? तो इन दिस टेक्निक ए बकेट इज ट्राइड एट वन एंड ऑफ द लॉग ऑफ वुड। इस टेक्निक में एक बकेट होता था जो एक लकड़ी के गुटका के एक किनारे लगा हुआ होता था, और ये एक बड़े से हैवी स्टोन के द्वारा ये टाइट करके लॉग से बंधा हुआ रहता था, और इसी को पानी में डालने के बाद जो कुआं था, बेल था, उससे ड्रॉ किया जाता था पानी। उसी तरह रहट है, ये भी उसी तरह का टेक्निक है। इसमें भी बकेट अटैच रहता था एक व्हील से, और ये व्हील अटैच रहता था एक लकड़ी के गुटका से, और ये इसमें जो है एनिमल्स के द्वारा इसे खींचा जाता था। तो ये तो पुराने किस्म के इरिगेशन है, पुराने समय के पटामन की क्रिया। लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है, अब आ गया है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ये मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या है? तो फर्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। ये ड्रिप इरिगेशन क्या है? तो ड्रिप इरिगेशन इज ए मेथड बाय विच वाटर इज डिलीवर्ड टू द बेस ऑफ प्लांट विथ द हेल्प ऑफ रबर। इसमें क्या किया जाता है कि रबर के पाइप के द्वारा पानी को खेत तक पहुंचाया जाता है, और वह उसी पानी से पूरा खेत जो है क्या जो सॉइल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पटामन हो जाता है। सेकेंड है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें भी पाइप लगाया जाता है, और पाइप लगा करके ये उसमें एक तरह का चैनल रहता है, और जिस चैनल से ये परपेंडिकुलर पाइप रोटेट करता है एक नोजल के द्वारा। इसके टिप में एक नोजल लगा हुआ रहता है, और ये नोजल के द्वारा पानी जो है फव्वारे के रूप में, जैसे कि बारिश हो रही है उस तरह फव्वारे के रूप में उससे निकलता है, और ये सारा फील्ड का पटामन हो जाता है। मुख्यतः इस तरह का पटामन सैंडी और ग्राउंड इन अनइवन, यानी कि बालुआई मिट्टी और उबड़ खाबड़ जगह में इस तरह का पटाई होता है। अब हमको देखना है क्रॉप प्रोटेक्शन, कैसे हम अपने क्रॉप को बचाएं। पानी तो पटा दिए, तो अब हमको देखना है कि हम इसको कैसे बचाएं। तो जब भी हम क्रॉप लगाते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। किससे? तो उसे प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है इंसेक्ट से, पेस्ट से, बीड से। तो ये जो ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट यदि लग गया क्रॉप में, तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करके, स्प्रेइंग करके। इससे क्या होता है, इस इंसेक्टिसाइड से इंसेक्ट जो है मर जाता है, और इनके जो एग होते हैं, लार्वा होते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड्स को भी हम लोग पेस्ट को भी हम लोग पेस्टिसाइड के द्वारा छिड़काव करते हैं, और वह भी उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। बीड्स क्या होता है? तो बीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विथ द मेन क्रॉप। बीड्स क्या है? तो एक अनचाहा पौधा है जो नेचुरली यानी प्राकृतिक तरह से हमारे पौधों के बीच में उग जाता है। तो इसे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये कम्पिटिटिव प्लांट हो जाता है जो हमारे मेन क्रॉप के न्यूट्रिएंट, सनलाइट, वाटर को लेता है, तो इसे हमें ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस अपनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बीडिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बीड इज कॉल्ड बीडिंग, यानी उस प्रोसेस जिसके द्वारा हम इस बीड को उखाड़ के फेंक दें उसे हम लोग बीडिंग कहते हैं। और ये बीडिंग नेचुरली रूप से कैसे होता है? या तो हम उस पौधे को हाथ से उखाड़ के फेंकें, या ट्रॉवेल से, हो से और हैरो से उखाड़ करके उसे फेंक दिया जाता है। कभी कभी ये कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसे हम लोग को रोकने के लिए कुछ केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जैसे हर्बिसाइड्स, बीडिसाइड्स, ये सब जो है हम लोग इसका छिड़काव करते हैं। अब ये जब हमारा क्रॉप तैयार हो गया, तो अब हार्वेस्टिंग। तो कहता है आफ्टर टेकिंग प्रॉपर केयर, प्रॉपर इरिगेशन, टाइमली यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, बीडिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स। कहता है कि हम लोग क्या किए, तो अच्छे सीड का चुनाव किए, सॉइल को बनाए, पटामन किए, उसमें फर्टिलाइज़र डाले, उसको प्रोटेक्ट किए पेस्टिसाइड्स, बीडिसाइड्स दे करके। तो अब हमारा ये क्रॉप जो है फुली क्या हो गया, मैच्योर हो गया। तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्रॉप को काटते हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। ये हार्वेस्टिंग जो है क्या है, तो ये सिकलर है, इसमें एक मशीन लगा हुआ रहता है हार्वेस्टर, और इसी हार्वेस्टर के द्वारा जो है हार्वेस्टिंग किया जाता है। और कोई भी क्रॉप को जनरली बढ़ने में, पकने में, मैच्योर होने में 3 to 4 मंथ लग जाता है। इसको पढ़ा नहीं है। अब हम देखेंगे स्टोरेज। स्टोरेज, अब तो क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, सारा हार्वेस्टिंग हो गया, तो अब उसे हम स्टोर कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ ग्रेन हुए, ये सब को, सारे क्रॉप्स को, सारे ग्रेन को हम एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, हम एक साथ खा पी के ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम इसे अपने लंबे समय के लिए बचा करके रखते हैं। तो उसे बचाने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें भी बहुत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि यदि सही रूप से स्टोर ना हो पाया तो ये सीड हमारे, ये ग्रेन जो है हमारे स्पॉइल्ड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, इसमें इंसेक्ट, पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह लग जाता है। तो इसलिए हमें इसे स्टोरेज करने से पहले बहुत सारी ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इस ग्रेन को सूरज के रोशनी में, सूरज की प्रकाश में अच्छी तरह से इसे हम लोग सुखा लेते हैं और तब स्टोर करते हैं। फिर इसे हम लोग एक सूखे, जब ये ग्रेन पूरे सूख जाए तो इसे हम लोग सिलिंड्रिकल टैंक, जिसे हम लोग साइलोस कहते हैं, ड्रम कहते हैं, उसमें हम लोग जमा करके रख सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारा ग्रेन को रखा जाता है तो उसे हम ड्रम या बैग में नहीं रख सकते हैं। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें ग्रेनरी की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग गोदाम कहते हैं। और यहाँ बहुत सारे मात्रा में हम ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं। और बीच बीच में हम उसे चेक करते रहेंगे कि उसमें इंसेक्ट, पेस्ट वगैरह तो नहीं लगा। अब हम देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। कौन कौन से पदार्थ जो है, भोजन जो है, हमें जानवरों से भी मिलता है। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि हमें फूड जो है ये या तो प्लांट से प्रोवाइड होता है, नहीं तो एनिमल से। तो ये प्लांट वाले तो हम देख लिए। अब कुछ वैसे फूड आइटम हैं जो हमें एनिमल से भी प्रोवाइड होते हैं, जैसे मिल्क, एग, मीट एंड हनी। ये सभी हमें कहाँ से मिलता है, तो एनिमल से मिलता है। मिल्क, तो मिल्क क्या है, मिल्क को कंप्लीट फूड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कंप्लीट फूड, क्योंकि इनमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं। ये मिल्क हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये गाय से, भैंस से, बकरी से, भेड़ से और कैमल से प्राप्त होता है। सेकेंड आ गया एग। एग ऑफ चिकन, डक, गीज, quails, turkey and other birds are a rich sources of protein, fat, carbohydrate, minerals and vitamin। अंडे में भी हमें बहुत सारा तत्व मिलता है, उसमें हमें प्रोटीन मिलता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलता है। मीट, ये मीट हमें कहाँ से मिलता है, तो मीट मुख्यतः हमें फिश से, बर्ड से, गोट से, सीप से और दूसरे एनिमल्स से मिलता है। ये भी एक क्या है, हाई क्वालिटी, ये मीट जो है ये एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है। यदि हम इसको लेते हैं तो हमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। तो ये एनिमल फूड पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एनिमल हस्बेंडरी बनाएंगे। ये एनिमल हस्बेंडरी है क्या, तो द ब्रीडिंग एंड रेयरिंग of animals on a large scale to obtain food and other product is called animal husbandry। यानी हम भोजन के लिए जो बहुत सारे जानवरों को हम लोग पालते हैं, तो अपने भोजन के पर्पज से, तो इसे हम एनिमल हस्बेंडरी कहते हैं। जस्ट लाइक प्लांट, एनिमल ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेज। जिस तरह हम पौधे का देखभाल किए, उसी तरह हमें एनिमल्स का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें भी बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इसलिए हमें इसे प्रॉपर डाइट देना चाहिए। सम ऑफ द पॉपुलर ब्रांचेज ऑफ एनिमल्स हस्बेंडरी आर डेयरी फार्मिंग फर्स्ट है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, तो रेजिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, यहाँ हमें जानवरों से दूध मिलता है डेयरी फार्मिंग में। पोल्ट्री फार्मिंग में
क्या मिलता है, तो रेजिंग ऑफ चिकन्स एंड डक्स फॉर एग एंड मीट। पोल्ट्री फार्मिंग से हमें एग और मीट मिलता है। पीसी कल्चर से हमें फिश और मीट मिलता है। सेरीकल्चर से हमें सिल्क के लिए मिलता है। एपी कल्चर से हमें हनी मिलता है। और ये जो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनिमल और एनिमल हस्बेंडरी जो है हैज़ हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एग, मीट, फिश, वूल, सिल्क। ये यदि हम सही रूप से ये मैनेजमेंट चलाएं एनिमल और एनिमल हस्बेंडरी का, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इंक्रीज करेगा फूड का, और इसके द्वारा हमें दूध, अंडा, मीट, फिश, वूल और सिल्क मिल सकता है। अब सबसे पहले आप लोगों को ये कीवर्ड, इस कीवर्ड को अच्छी तरह से लिख लेना है और इसे बाई हार्ट कर लेना है। तो समझ में ना आता। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लो और इसे भी अच्छी तरह से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इसके साथ ये कॉपी में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आपको अच्छी तरह से लिख लेना है।